तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में माउंटेन्स के बीच का सीन दिखाते हैं, जहां पर दिखाते हैं कि लकड़ियों का एक ढेर लगा होता है और उस लकड़ियों के ढेर के ऊपर एक मॉन्क बैठा होता है। एक यंगर मॉन्क जो होता है ऊपर बैठा होता है। वहां पर नीचे एक बुढ़ा मॉन्क होता है जिसके हाथ में मिसाल होती है। वो उस बुढ़े मॉन्क से कहता है, तो मॉन्क क्या तुम तैयार हो? मैं जहाँ पर से निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ, तो क्या तुम जहाँ पर फायर लगाने के लिए तैयार हो? तो नीचे जो मॉन्क होता है, बुढ़ा मॉन्क वहां पर रो रहा होता है और उसे कहता है, मास्टर मास्टर क्या वाकई में आप यहाँ पर इस तरह से चले जाएंगे? तो वो उसे कहता है कि मॉन्क रोना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आग लगाओ। तो इसी के साथ ही बुढ़ा मॉन्क आगे बढ़ता है, जाकर उस लकड़ियों के ढेर को आग लगा देता है। जैसे ही वहां पर लकड़ियों के ढेर को आग लगती है, ऊपर बैठा यंगर मॉन्क जो होता है वो उसे कहता है कि हे चियोन, तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर से निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ? तो बुढ़ा मास्टर हे चियोन रोते हुए उसे कहता है कि मास्टर, हम लोगों ने इतने साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तो अब मैं यहाँ पर आपके जाते वक्त रहूंगा नहीं, तो फिर और क्या करूंगा? तो मॉन्क उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम मेरे डिसाइपल हो, तो तुम यहाँ पर अपने मास्टर को आखिरी एक जवाब देना चाहोगे। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बताओ कि किस तरह का मीट हम लोग नहीं खा सकते। तो मास्टर हेचियोन उसे कहता है कि मरते वक्त भी जब तुम यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने वाले हो, तुम मुझसे यहाँ पर ये पूछ रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए। तो ऊपर बैठा मॉन्क उसे कहता है, कितने सालों तक तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम कितने सालों से मेरे डिसाइपल हो? तो वो कहता है कि मास्टर, हम लोग पहली बार यहाँ पर तब मिले थे जब मेरी उम्र 7 साल थी। तो हेचियोन उसे कहता है कि जब मैं 7 साल का था तब से मैं यहाँ पर आपके साथ हो, और आज मेरी उम्र 108 साल हो चुकी है। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मॉन्क्स मरते वक्त अगर कोई सवाल पूछते हैं, तो अगर उनके सवाल का जवाब ना मिले तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। तो मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, बताओ कि यहाँ पर एक मॉन्क होने के नाते हम कौन कौन सा मीट खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते? तो हेचियोन उसे कहता है कि हम टाइगर का मीट नहीं खा सकते, लाइन का, एलिफेंट का, लिपर्ड का, हॉर्स का, बियर का और इंसान का मीट नहीं खा सकते। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है, तो फिर ये बताओ कि आखिर इस मीट को क्यों नहीं खाया जा सकता है? इस मीट के मना करने की वजह क्या है? और साथ ही आग जो होती है वहां पर उसके कपड़ों तक पहुंच चुकी होती है। तो हेचियोन उसे कहता है कि इंसान का मीट तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। हाथी का और घोड़े का गोश्त इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि वो जंग में यूज होते हैं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि और बाकी के जितने भी मीट हैं वो सभी इसलिए नहीं खा सकते कि उनकी वजह से शिकारी हमारी तरफ आ सकते हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है, तो फिर मुझे यहाँ पर ऐसे 5 मीट का नाम बताओ जो कि प्योर होते हैं और जो मॉन्क्स भी खा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि मास्टर, आप अचानक से मुझसे यहाँ पर मीट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जबकि आप यहाँ पर मरने वाले हैं और आग आपके कपड़ों तक पहुंच चुकी है? तो मास्टर उसे कहता है कि जल्दी से बताओ। तो वो उसे कहता है कि सबसे पहले ये कि वो जानवर जो कि यहाँ पर हमारी मौजूदगी में ना मरे हों, हम उनको खा सकते हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि और बताओ। तो वो उसे कहता है कि ऐसे ऐसे जानवर का गोश्त खा सकते हैं जो कि हमारी वजह से ना मरा हो, यानी किसी और ने उसको मारा और हम लोग उसका मीट खा सकते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि ऐसा मीट खा सकते हैं जो कि बड़े जानवरों ने छोड़ दिया हो, किसी बड़े जानवर ने किसी को मारा हो और उसका मीट वहां पर पड़ा और हम उस मीट को उठाकर खा सकते हैं। ये सारे के सारे मीट जो होते हैं ये सारे के सारे प्योर होते हैं, यानी कि 5 तरह के प्योर मीट्स होते हैं जो कि हम लोग खा सकते हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब आग जो होती है वहां पर उसके कपड़ों को भी लग चुकी होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर हेचियोन उसे कहता है कि मास्टर, क्या तुम्हें यहाँ पर सारी बातें बाद में नहीं बता सकता? इस वक्त तुम यहाँ पर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाले हो क्योंकि आग तुम्हारे कपड़ों तक पहुंच चुकी है। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ और एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी, क्योंकि हर एक मॉन्क की जिंदगी में ये वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मरने के बाद निर्वाणा हासिल करता और मैं भी यहाँ पर से निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी बातें हैं वो सारी की सारी बकवास हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि जैसा कि तुम्हें यहाँ पर बताया गया था कि 5 तरह के मीट्स को हम लोग नहीं खा सकते, ये सारी बकवास बातें, हम हर किस्म का मीट खा सकते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर मरने से पहले तुम्हें यही बताकर जाना चाहता हूँ कि कोई पाबंदी नहीं है, तुम जो चाहे वो मीट खा सकते हो। तो हेचियोन कहता है कि मास्टर, आप यहाँ पर मरने से पहले मेरे लिए ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे लिए यहाँ पर रूल्स को क्यों तोड़ रहे हैं? तो वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो चीज खानी है वो खाओ, तुम्हें हर एक चीज खाने की इजाजत है। हर एक चीज जो तुम्हारे प्याले में आ सकती है तुम उसको खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसी वजह से मैं मरने से पहले तुम्हें ये नसीहत देकर जा रहा हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना। इसी के साथ आग जो होती है पूरी तरह से उसके मास्टर की बॉडी को कवर कर लेती है और उसका मास्टर जो होता है वहां पर आग के अंदर
जलना शुरू हो जाता है और मास्टर हेचियोन जो होता है रोते रोते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मास्टर क्या तुम बस यहाँ पर इसी तरह से चले जाओ और मरते वक्त भी तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल के बारे में सोच रहे थे। अपने डिसाइपल को तुमने यहाँ पर दुनिया का हर किस्म का मीट खाने की इजाजत दे दी, तुमने मुझे किसी रूल के अंदर नहीं बांधा। मास्टर तुम्हारा ये बेवकूफ डिसाइपल हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर आता रहेगा और तुम्हारा श्राद्ध करता रहेगा। के साथ ही मॉन्क हेचियोन जो होता है वहीं पर बैठकर उसके लिए प्रेयर करता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको निर्वाणा मिल जाए और वो बुद्धा की प्योर लैंड के अंदर चला जाए जहां पर वो जाकर एक गार्ड बन सकता है। यहीं पर से सुबह से शाम हो जाती है और शाम होते होते वहां पर सारी आग जो होती है बुझना शुरू हो जाती है क्योंकि अब लकड़ियां जो होती हैं पूरी तरह से जल चुकी होती है और वहां पर राख नीचे बैठना शुरू हो जाती है और मास्टर हेचियोन कहता है कि लगता है कि मेरे मास्टर को निर्वाणा मिल गया और साथ ही वो कहता है कि अमिताभ, और जैसे वो पीछे मुड़ने लगता है इसी के साथ ही वहां पर लकड़ियों के ढेर के अंदर से उस हाक के अंदर से उसका मास्टर बैठा हुआ से दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या मास्टर, मास्टर तुम जले नहीं। तो मास्टर जो होता है वहां पर उसे बैठकर घूर रहा होता है, साथ ही उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करता और अपने ये नीचे चड्डी के ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस नहीं करता तो ये आग तो मेरी चड्डी को भी चला देती और इस वक्त मैं शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने नंगड़ बैठा होता। लगता है कि मेरी इनडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी टेक्निक जो मैंने सीखी थी जिससे मेरी बॉडी डायमंड की तरह स्ट्रॉन्गर हो जाती है, उसकी वजह से मेरी बॉडी को आग जला नहीं सकती, इसी वजह से मैं निर्वाणा हासिल नहीं कर पाया। तो मास्टर हेचियोन कहते हैं कि ये क्या, ये यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि हर मॉन्क सीखता है, लेकिन मास्टर की टेक्निक की वजह से वो अपनी बॉडी को जलाकर यहाँ पर मर भी नहीं पाए। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मास्टर मॉन्क जो होता है एक बड़ी माउंटेन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट होती है। तो हेचियोन कहता है कि मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर से कूदने वाले हैं? तो वो उसे कहता है कि हाँ, जबकि आग मुझे नहीं जला सकती तो फिर मैं यहाँ पर से गिर कर मरूंगा ताकि मैं निर्वाणा हासिल कर सकूं। मुझे यहाँ पर मरना है लेकिन मेरी बॉडी मुझे मरने नहीं दे रही। तो हेचियोन कहता है लेकिन मास्टर जो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल तरीका होगा मरने का। 10,000 की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद आपकी बॉडी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जहां तक कि आपकी बॉडी स्मैश हो जाएगी। क्या इस तरह से निर्वाणा हासिल करना पॉसिबल है? जहाँ पर निर्वाणा हासिल करना सही रहेगा? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे वहां पर नीचे जानवर मेरी बॉडी को क्यों ना खा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर निर्वाणा हासिल करके रहूंगा। और तुम्हें पता है कि एक मॉन्क की जिंदगी में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब मॉन्क मरते हैं तभी उन्हें निर्वाणा मिलता है। तो हेचियोन उसे कहता है लेकिन मास्टर क्या आपकी इंडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी क्या आपको यहाँ पर से गिरने के बाद आपको मरने देगी? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि ये तो नीचे गिरने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि मेरी बॉडी फायर से इंटैक्ट है, लेकिन जहाँ पर 10,000 की ऊंचाई से गिरने के बाद मेरी बॉडी शैटर तो होगी। और इसी के साथ ही वो जंप लगा देता है और उसे कहता है हेचियोन अब मैं जा रहा हूँ, उम्मीद करना कि अब मैं यहाँ पर मर जाऊं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं मरा तो फिर यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर से नीचे जंप लगा देता है और हेचियोन ऊपर से देख रहा होता है। तो मास्टर मॉन्क ऊपर से बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। 10,000 फीट की ऊंचाई को थोड़ी ऊंचाई नहीं होती और वहां पर नीचे आने के बाद जब वो धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर गिरता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ नीचे का सीन दिखाता है कि मास्टर मॉन्क सही सलामत ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो वहीं पर एक छोटे से कीड़े को दिखाता है जो कि उसके कपड़ों के ऊपर आकर गिरता है। तो मास्टर मॉन्क कहता है कि लगता है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो, बस तुम यहाँ पर से नीचे उतरो और उसके बाद यहाँ पर से तुम अपना घर ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं अपना घर कहाँ पर ढूंढूं? इतने साल जिंदा रहने के बाद अब मुझे निर्वाणा चाहिए, मुझे प्योर बुद्धा के पास जाना है, मुझे उस दुनिया में जाना है जहाँ पर बुद्धा के लोग रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस दुनिया से ट्रांसेंड नहीं कर पा रहा। मास्टर मॉन्क जो होता है उसके बाद नेक्स्ट सीन में पानी के अंदर बैठकर मरने की ट्राई करता है। वो पानी के अंदर जाकर अपनी सांस रोककर बैठ जाता है या फिर जो भी, लेकिन वहां पर पानी के अंदर बैठकर भी उसका काम नहीं चलता और वहां पर भी वो नहीं मर पाता। तो हमारा मास्टर मॉन्क क्या यहाँ पर इस दुनिया से ट्रांसेंड कर पाएगा? क्या वो मर पाएगा और क्या मरने के बाद निर्वाणा हासिल कर पाएगा? यही हमारी सारी की सारी स्टोरी होने वाली है। तो निर्वाणा सीकर की पहली एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? निर्वाणा सीकर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जो ग्रेट मॉन्क होता है वो पानी के नीचे बैठा होता है और वहां पर बैठकर मरने की कोशिश कर रहा था ताकि वो वहां निर्वाणा हासिल कर सके। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो एक बड़े से पेड़ के साथ एक बड़े से कुल्हाड़े को बांध देता है और वहां पर नीचे बैठ जाता है और वहां पर नीचे बैठकर वो निर्वाणा हासिल करना चाहता है और ऊपर से उस ब्लेड को यानी उसकी रस्सियों को काट देता है। जब उसकी रस्सियों को काटता है तो ब्लेड सीधा आकर उसकी गर्दन के ऊपर गिरता है। तो ब्लेड उसकी गर्दन के साथ गिरता है और इसी के साथ ब्लेड के 2 टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर वाजरा डायमंड बॉडी को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, डूब नहीं सकती। तो हमारा जो मॉन्क होता है बेचारा यहाँ पर निर्वाणा हासिल नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि निर्वाणा तब मिलता है जब हमारे जैसे मॉन्क्स जो होते हैं वो एक खास लिमिट पर पहुंच जाते हैं, उनकी कल्टिवेशन लेवल जो होती है बहुत सा हायर हो जाती है और उसके बाद वो मर जाते हैं और मरने के बाद वो दूसरी राम में चले जाते हैं जहां पर वो जाकर बुद्धा से मिल सकते हैं। वो एक प्योर लैंड होती है जहां पर जाना हर एक
मॉन्क का सपना होता है। हमारा ये मॉन्क मास्टर जो होता है वो कहता है कि इस साल मैं 208 साल का हो जाऊंगा, लेकिन आज भी मैं यहाँ पर प्योर लैंड में नहीं जा पा रहा। 208 साल का होने के बाद, इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद मुझे निर्वाणा नहीं मिल पा रहा। क्या यहाँ पर कोई कमी रह गई? और साथ ही वो अपनी शुरुआत के बारे में बताता है और कहता है जब मैं 5 साल का था तब मैंने शाओलिन टेम्पल को ज्वाइन किया था। जब मैं 20 साल की उम्र का हुआ तब मैंने यहाँ पर 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया था, और उसके बाद मैंने वाजरा डीमन ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक को मास्टर किया। फिर मैंने बुद्धि पाम टेक्निक, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी टेक्निक थी जो कि यहाँ पर शाओलिन टेम्पल की सबसे फेमस टेक्निक थी। 50 साल की उम्र तक मैंने यहाँ पर वो सारी की सारी मास्टरी को हासिल कर लिया था, जिसके साथ मैं सिर्फ एक उंगली के फ्लिक के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को तबाह कर सकता था, जिसे कल्टीवेशन ऑफ द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है। वो बहुत ही खास किस्म की टेक्निक्स है। मैंने सारी की सारी खास टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था। और उसके बाद जब मैं 100 साल की उम्र में पहुंचा तब मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर मैरो क्लींजिंग और मसल चेंजिंग क्लासिक्स दोनों टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। यानी कि मैं यहाँ पर एक सेंट मॉन्क बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था। ये कह लो कि मैं ग्रैंड मास्टर बन चुका था। लेकिन यहाँ पर 100 साल गुजरने के बाद अब मैं निर्वाणा हासिल करना चाहता हूँ, और पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कमबख्त जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैं यहाँ पर मर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर मरूंगा तभी तो निर्वाणा हासिल कर पाऊंगा। पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर एक ही चाहत लेकर अभी तक जिंदा हूं, मैं मरना चाहता हूं ताकि मैं प्योर लैंड में जा सकूं, जाकर बुद्धा से मिल सकूं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो यहीं पर अब 208 साल गुजरने के बाद वो अपने डिसाइपल के साथ एक केव के अंदर जा रहा होता है, और वहां पर अपने डिसाइपल हेचियोन के साथ ही होता है। वो कहता है कि हेचियोन इस वक्त हमारे टेंपल का एबट बन चुका है, क्योंकि उसकी एज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और क्योंकि मेरी एज जब 200 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से अब मैं एक ही गद्दी के ऊपर बैठ नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे शाओलिन का नया एबट बना दिया है। क्योंकि आज से 100 साल पहले यहाँ पर हेचियोन को लिविंग सेंट मॉन्क के नाम से जाना जाने लगा था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था, क्योंकि वो मेरा डिसाइपल था, इसी वजह से मैंने उसे अपनी सारी की सारी टीचिंग्स दी थी, और वो बहुत ज्यादा फेमस भी था। लेकिन कोई उसके बारे में नहीं जानता कि मैं भी इसी माउंटेन के ऊपर रहता हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ। हालांकि वो मुझसे ज्यादा बुढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिन टेक्निक्स को मास्टर किया उसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी एज को नहीं बढ़ा सकता, मेरी एज बढ़ नहीं रही, और कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि मैं हेचियोन का मास्टर। और मुझे लगता है कि अब तो हेचियोन भी यहाँ पर यही चाहता है कि ये बुढ़ा कहीं मर जाए और इसे निर्वाणा मिल जाएगा और जान छोड़े। तो हेचियोन के पीछे अब यहाँ पर एक और मास्टर होता है जिसका नाम हावून होता है। तो वो अपने मास्टर को बताता है कि हावून ने यहाँ पर एबट की ड्यूटीज को संभाल लिया, और साथ उसने यहाँ पर रिचुअल को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों शुरू कर दिया है? तो वो कहता है कि तो और क्या करेगा, अब जबकि मैं इतना ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, तो उसे लगता है कि मैं अब यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने के लिए सेक्युलेशन में चला जाऊंगा और फिर मैं मर जाऊंगा, तो मेरे बाद उसी को यहाँ पर नया एबट बनना है। तो उसने खुद से यहाँ पर यह फैसला कर लिया कि मास्टर की एज काफी ज्यादा हो चुकी है और मास्टर अब निर्वाणा हासिल करने के लिए जाने वाला है। तुम्हारा ग्रैंड मास्टर उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर तब तक निर्वाणा हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ पर निर्वाणा हासिल नहीं कर लेता, यानी कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं मरता तब तक तुम भी यहाँ पर नहीं मर सकते। तो इसी वजह से अब तुम यहाँ पर यह दुआ कर रहे होगे कि मैं यहाँ पर जल्दी से मरूं, तुम्हारी जान छोड़ू, और उसके बाद तुम यहाँ पर आगे निर्वाणा हासिल कर सको। तो वो कहता है नहीं मास्टर, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, पिछले 200 साल से मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक छोटे से बच्चे थे जब मेरे पास आए थे। तो इसी के साथ ही हेचियोन उसे कहता है कि मास्टर अब क्या तुमने अपने डिसाइपल्स का दिमाग पढ़ना भी शुरू कर दिया है? ये बहुत ही बुरी बात है, तुम्हें यहाँ पर मेरा दिमाग नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर मॉन्क होता है उसे कहता है अच्छा ठीक है, चुपचाप मुझे लाइब्रेरी में लेकर चलो, और उसे अपने साथ वहां पर लाइब्रेरी के अंदर लेकर आ जाता है। लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद हमारा मास्टर मॉन्क उसे कहता है मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास बात याद आई जो पिछले कई सालों से मैं भूल चुका था। तो वो उसे कहता है कि मास्टर मॉन्क आपको क्या बात याद आई है? तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें राइटियर्स और डिमोनिक सेक्टर्स की 100 साल पहले होने वाली जंग याद है? तो वो कहता है जी मास्टर, मुझे कैसे याद नहीं होगी। आज से 100 साल पहले जब मैंने यहाँ पर शाओलिन को ज्वाइन किया था उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ एक लो रैंक का मॉन्क था। मुझे सफाई के काम दिए जाते थे, यहाँ पर से चीजें लाने और ले जाने और पेपर, और यहाँ पर से चीजें यानी पेपर्स वगैरह एक दूसरी जगह के पर पहुंचाने के काम दिए जाते थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे उस जंग के बारे में अच्छी तरह से पता है जिसमें डिमोनिक सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हमारे राइटियर सेक्टर के लोग बुरी तरह से मार खा रहे थे। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 100 साल पहले जो डिमोनिक सेक्टर के साथ हमारी वार हुई थी, उस वार में हमारे जितने भी राइटियर्स बड़े बड़े सेक्टर्स थे वो सारे के सारे बुरी तरह से मार खा रहे थे। तो हेचियोन कहता है तो उसके बाद अचानक से हमारे मास्टर यानी कि आप वहां पर जंग में अपीयर हो और आपने वहां पर जाने के बाद सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे डिमोनिक सेक्टर और उनका जो चोनमा था उसको बुरी तरह से मात दी। आपने जाकर चोनमा को भी मार डाला और इस तरह यहाँ पर आपने हमें जंग को जितवा दिया और राइटियर सेक्टर की जीत हुई थी। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक मॉन्क हूं, मैं वहां पर जाने के बाद खून खराबा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खून खराबा करने वाला इंसान हूं? मैं वहां पर गया जरूर था लेकिन चोनमा को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा था। तो ये बात सुनने के बाद हेचियोन कहता है लेकिन ये कहानी तो बहुत ज्यादा फेमस है कि मास्टर आप ही ने चोनमा को मारा
था, क्योंकि च्योनमा का उसकी बात से कोई अता पता नहीं था। च्योनमा मर गया तभी तो वहां पर से गायब हो गया। तो मास्टर हेचियोन से कहता है, लेकिन मास्टर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जब वहां पर हमारे सेक्टर के लोग बुरी तरह से मार खा रहे थे, राइटियर सेक्टर के लोग बहुत सारे मर चुके थे, तो आप पहले वहां पर जाकर च्योनमा को मार सकते थे। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पहले नहीं निकलना चाहता था। उस वक्त मेरी एज 100 साल हो चुकी थी और 100 साल की एज में मैं सिर्फ और सिर्फ लेटे रहना चाहता था। और मेरे पास वहां पर एक नौकर हुआ करता था, एक मॉन्क जो कि मेरी खिदमत किया करता था। वो मेरे लिए चाय पानी लेकर आता और मुझे डेली खाना भी दिया करता था। तब मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में था और उस वक्त वो लड़का जो था उसे भी जंग के लिए भेजा गया और जंग के दौरान वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के हाथ से मारा गया, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त एक ही नौकर था और वो भी वहां पर जंग में मारा गया। तो मैं पर्सनली वहां पर गया और च्योनमा के लोगों को जाकर धूल चटा दी। मैंने उन सभी को पीटा, बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन किसी को जान से नहीं मारा। और इसी के साथ ही मास्टर मॉन्क जो होता है वहां पर साइड के ऊपर अलमारी की तरफ देखता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते वहां पर अलमारी के अंदर से एक बुक को अपनी तरफ खींचता है, तो बुक सीधा उसके हाथ में आ जाती है। तो इसी के साथ हेचियोन कहता है कि मास्टर ये क्या है, क्या वाकई में ये वही बुक है, क्योंकि इस बुक के ऊपर तो डिमोनिक अक्षर लिखे हुए हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये डिमोनिक बुक है। तो वो उसे कहता है, लेकिन मास्टर इसको तो सोल बाइंडिंग एंड हीवन रिवर्सल टेक्निक कहा जाता है, ये डिमोनिक सेक्टर के लोग यूज किया करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस लिए यूज होती है। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर यही वो टेक्निक है जिसको यूज करते हुए डिमोनिक सेक्टर का च्योनमा जो था वो गायब हो गया था। मैंने उसे नहीं मारा था, बल्कि उसने इस टेक्निक को यूज किया था और मर गया था, और तुम्हारा मास्टर भी अब इसी टेक्निक को यूज करने लगा है। तो ये जो उनसे कहता है, लेकिन मास्टर ये तो एक डिमोनिक मैनुअल है और आप एक राइटियस मास्टर है, क्या आप एक डिमोनिक मैनुअल को यूज करेंगे? तो वो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर हम लोग एक डिमोनिक सेक्टर की टेक्निक को यूज करके निर्वाणा हासिल कर सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यही तरीका ठीक है। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मैं इस टेक्निक को अपने साथ सिर्फ क्यूरियोसिटी से लेकर आया था कि मैं इस टेक्निक को पढ़ सकूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से च्योरमा को गायब होते हुए देखा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि 100 साल के बाद मुझे खुद इस टेक्निक को यूज करना पड़ सकता है अपनी निर्वाणा की बात को हासिल करने के लिए। तो क्या मास्टर मॉन्क यहाँ पर इस डिमोनिक टेक्निक को यूज करके मर पाएगा, और क्या इस टेक्निक को यूज करके वो निर्वाणा की बात को हासिल कर पाएगा? क्या वो प्योर लैंड में जा पाएगा? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और ये टेक्निक वाकई में काम करता है, क्योंकि वो एक डिमोनिक टेक्निक है। तो इस डिमोनिक टेक्निक को यूज करने के बाद मास्टर को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलने वाला है, और यहीं पर से हमारी कहानी आगे स्टार्ट होगी जब हमारा मास्टर मॉन्क जो है यहाँ पर मर जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? निर्वाणा सीकर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ग्रेट मॉन्क जो होते हैं अपने हाथ में उस टेक्निक को लेकर बैठे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि च्योनमा ने इसी टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। उसने कहा था कि वो इस टेक्निक को यूज करके रीबर्थ हासिल कर सकता है, और इसी के साथ ही वो अपने पास्ट का सीन दिखाते हैं आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। उस वार में जब उनका अपना जो खास बंदा था वो मर गया, तो ग्रेट मॉन्क जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए च्योरमा के बेस पर जाते हैं, और वहां पर दिखाता है कि बहुत सारे लोग गिरे पड़े होते हैं, पता नहीं सभी को मार दिया या सिर्फ बेहोश किया है। तो हमारे जो ग्रेट मॉन्क होते हैं वहां पर च्योरमा की कुर्सी के सामने बैठा एप्पल खा रहा होता है। च्योरमा जो होता है बुरी हालत में उसे कहता है, कमीने कहीं कि तुम कहां पर से निकल कर आए हो? अब तक तुम कहां पर थे जब हम लोग जहां पर तुम्हारे राइटियस फैक्शन के ऊपर अटैक कर रहे थे, और तुम हो कौन हो जहां पर क्या करने के लिए आए हो? तो ग्रेट मॉन्क उसे कहते हैं कि मैं जहां पर क्या करने के लिए आया हूं, मैं यहाँ पर निकलता ही नहीं और तुम्हारे पर कभी अटैक करता ही नहीं। अगर तुमने कमीने कहीं के मेरे उस मॉन्क साथी को ना मारा होता, मेरे अटेंडेंट को तुमने मार दिया जो कि मेरे लिए खाना पानी लेकर आता था, लेकिन तुमने उसको मार दिया, और उसके बाद अब तुम बड़े आराम से बैठकर यहाँ पर एप्पल खा रहे थे। तो च्योनमा उसे कहता है कि क्या मैंने यहाँ पर तुम्हारे किसी बंदे को मारा है जिसने यहाँ पर तुम्हें अटेंड किया? तो क्या तुम सिर्फ एक अटेंडेंट के लिए हमें मारने के लिए आए हो? तो ग्रेट मॉन्क उसे कहता है कि जब तुम्हारी एज मेरे जितनी हो जाएगी तब तुम्हें समझ आएगी कि बुढ़े होना क्या होता है। हमें कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते, इसीलिए मुझे एक अटेंडेंट की जरूरत थी, और अब जबकि तुमने अटेंडेंट को मार दिया है तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता? मुझे बदला लेने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ा। तो इसी के साथ ही च्योरमा उसे कहता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि शाओलिन में इस तरह का कोई पावरफुल मास्टर है। अपनी अगली लाइफ में मैं यहाँ पर सबसे पहले शाओलिन के ऊपर अटैक करूंगा। तो हमारा ग्रेट मॉन्क उसे कहता है कि कौन सी अगली लाइफ, क्योंकि तुम्हारे जैसे कमीने डिमोनिक लोग तो मरने के बाद सीधे हेल में जाते हैं, तुम्हारे लिए कोई अगली लाइफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जबकि च्योरमा उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है ये खत्म होने वाला है? हाँ तुम्हारे लिए खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। तो ग्रेट मॉन्क उसे कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हेल में जाने के बाद वहां पर से जिंदा होकर वापिस आ सकते हो? मुझे यहाँ पर ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है जहां पर कोई कहे कि वो निर्वाणा हासिल कर सकता है लेकिन मैं नहीं। तो च्योरमा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस निर्वाणा की बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे मार भी डालते हो तब भी मैं यहाँ पर दोबारा से जिंदा होकर वापिस आऊंगा, और जब मैं यहाँ पर जिंदा होकर वापिस आऊंगा तो फिर देखना मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। हमारे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे सोल बाइंडिंग एंड हीवन रिवर्सल टेक्निक कहा जाता है, इससे हम लोग मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो सकते हैं, रीइंकार्नेट हो सकते
सकते हैं। तो हमारे मॉन्क भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। च्योरमा उसे कहता है कि तुम्हें जहां पर इस बारे में कैसे पता होगा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें जहां पर इस बारे में पता है या नहीं, क्योंकि तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि ये दुनिया एंडलेस रीइंकार्नेशंस के ऊपर बिल्ड करती है, क्योंकि तुम एक मॉन्क और तुम निर्वाणा के ऊपर यकीन करते हो, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि दुनिया में जो एक बार आता है उसके आगे भी जन्म होते हैं, मरने के बाद वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो सकता है। तो मॉन्क उसे कहता है लेकिन डिमोनिक कमीनू के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ राइटियस लोग ही मरने के बाद जिंदा होकर आ सकते हैं। तो डिमोनिक मास्टर च्योरमा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सिर्फ राइटियस लोग ही नहीं बल्कि डिमोनिक के अंदर भी जहां पर ऐसी आर्ट्स है जिनको यूज करके हम लोग अपनी बॉडी को रीइंकार्नेट कर सकते हैं। और मेरा ये प्लान तो बहुत ही साल पहले से एक्टिवेट हो चुका था और मुझे पता था कि अगर मैं सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कब्जा नहीं कर सका तो फिर मैं जहां पर मरूंगा, रीइंकार्नेट होकर दोबारा आऊंगा और दोबारा आने के बाद दोबारा इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने की योजना बनाऊंगा। तो ग्रेट मॉन्क उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम बस यहाँ पर मरते वक्त अपने लिए कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हो ताकि तुम्हें यहाँ पर शांति मिल सके। तो च्योरमा उसे कहता है कि बस यहाँ पर देखते जाओ और इसी के साथ ही वहां पर च्योरमा की बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, वो वही टेक्निक होती है जिस टेक्निक के बारे में वो बात कर रहा था, और उसकी बॉडी वहां पर कुर्सी के ऊपर देखते ही देखते गायब हो जाती है और ग्रेट मॉन्क भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर से ग्रेट मॉन्क को एक जबरदस्त झटका लगता है और बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ग्रेट मॉन्क जो होता है वो पहले तो उसे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के साथ च्योरमा को वहां पर से गायब होते हुए देखा तो उसे इस बात के ऊपर भरोसा हो गया कि वाकई में ऐसे एक डिमोनिक कार्ड है जिसकी मदद से वो मरकर रीइंकार्नेट हो सकते हैं। हमारे ग्रेट मॉन्क वहां पर से उस टेक्निक को ढूंढते हैं, उन्हें वो बुक मिल जाती है, तो वो उस बुक को ढूंढता है और वहां पर से उठाकर ले आता है। लेकिन आज 100 साल के बाद फाइनली जब उसे निर्वाणा नहीं मिला तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उस बुक को अपने सामने खोलकर बैठ जाता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। तो हेचियोन उसे कहता है कि मास्टर क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस डिमोनिक टेक्निक को मास्टर करने वाले हो, इसको पढ़ने वाले हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद क्या होगा। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मैं एक बुद्धा नहीं बन सकता और डिमोनिक टेक्निक के साथ मैं निर्वाणा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बुद्धा के पास नहीं जा सकता, निर्वाणा हासिल नहीं कर सकता, तो फिर इस जिंदगी का फायदा ही क्या है। मैं यहाँ पर बस ऐसे ही जीता जाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो हेचियोन उसे कहता है कि मास्टर अगर तुम यहाँ पर कुछ और साल वेट करो तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर चांस मिले निर्वाणा हासिल करने का। तो मास्टर उसे कहता है कि बस करो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे और कितना चांस मिलेगा? 208 साल का तो मैं हो चुका हूँ और अभी भी यहाँ पर मुझे निर्वाणा नहीं मिल रहा, तो मैं बाकी की सारी जिंदगी भी इसी तरह यहाँ पर फंसा रहूंगा। मैं बस जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने नीचे आने वाले जितने भी मॉन्क्स होंगे उन सभी को वो स्पेशल टेक्निक्स जो कि हमें सिखाई जाती है उनको एक्सट्रीम लेवल पर मास्टर करने का मत कहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जैसे कि ग्रेट वाजरा बॉडी, डायमंड बॉडी टेक्निक जो थी वही यहाँ पर मुझे मरने नहीं दे रही, जिसकी वजह से मैं निर्वाणा हासिल नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे बाद जितने भी मॉन्क्स होंगे उन सभी से कहना कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करने की बजाय बुद्धिज्म के ऊपर फोकस करना, क्योंकि हम लोग मॉन्क्स हैं, हमारा काम फाइटिंग करना नहीं है बल्कि हमारा काम यहाँ पर बुद्धा की पूजा करना है। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है, और साथ ही उसके अंदर जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही ग्रेट मॉन्क वहां पर बुक के लफ्जों को पढ़ता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो एनर्जी उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। तो ग्रेट मॉन्क कहता है कि हेचियोन हेचियोन क्या तुम देख रहे हो, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, अब मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो मास्टर हेचियोन से कहता है ये क्या हो रहा है मास्टर, क्या वाकई में यहाँ पर से जाने वाले हैं? लेकिन मास्टर आपको पता भी नहीं है कि आप यहाँ पर से किस बॉडी के अंदर चले जाएंगे, आप कहाँ पर जाकर रीइंकार्नेट होंगे, क्योंकि ग्रेट मॉन्क का प्लान यह है कि वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होगा जहां पर वो ये टेक्निक्स को मास्टर नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसके लिए मरना और फिर निर्वाणा हासिल करना आसान हो जाएगा। तो उसका मास्टर उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन सी बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो जाऊं, मेरे पास 208 साल की सारी नॉलेज है और मैं यहाँ पर उस नॉलेज को यूज करके अपने आप को सर्वाइव करवा लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं कि मैं दोबारा यहाँ पर तुमसे मिलूंगा किसी और रूप में, किसी और की बॉडी के अंदर। हेचियोन बेचारा वहां पर खड़ा देखता रह जाता है और उसका मास्टर ग्रेट मॉन्क जो होता है वहां पर से देखते ही देखते गायब हो जाता है। तो ग्रेट मॉन्क जब वहां पर से गायब हो जाता है तो गायब होने के बाद अब वो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट भी होंगे। तो जब वो रीइंकार्नेट होते हैं तो वहां पर आग लगी होती है, उसकी बॉडी पट्टियों के अंदर लिपटी होती है। तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है यार। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वो चिता के ऊपर लेटा होता है जहां पर नीचे से आग लगी होती है। उठकर सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक बंदा खड़ा होता है, एक गार्ड जो कि वहां पर खड़ा खड़ा रो रहा होता है और उसका नाम लेकर पुकार रहा होता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त पोंग तुम यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारे गए, कोई यहाँ पर तुम्हारा श्राद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें चोरी छुपे पकड़ कर लेकर आया ताकि यहाँ पर तुम्हें चिता के ऊपर जला सकूं, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। जबकि वो कहता है कि ये किसके बारे में कह रहा है कि मैं मर गया हूँ लेकिन मैं तो यहाँ पर जिंदा हूँ। तो उसी के साथ ही वो बंदा जो होता है वहां पर और भी रो रहा था और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, एक बार तुमने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर मीट चाहिए लेकिन मैं तुम्हें वो मीट
मीट लेकर नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, प्लीज मुझे माफ कर देना, बिना उस मीट को खाए तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन हमारे ग्रेट मॉन्क जो होते हैं वहां पर उठ जाते हैं और उठने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं अभी जिंदा हूँ और ये कमीना यहाँ पर मुझे जला रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर आग के अंदर से जंप करते हुए बाहर आ जाता है और चलाकर उसे कहता है कि ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे मेरी बॉडी को जला क्यों रहे हो। जबकि वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके हो, तुम जिंदा कैसे हो गए। तो ग्रेट मॉन्क उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ पर जल्दी से आओ और आकर मेरी आग बुझाओ। लेकिन वो बेचारा भागना शुरू कर देता है और कहता है तुम एक भूत हो, तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो गए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे ग्रेट मॉन्क यहाँ पर इस बंदे को बात समझा पाएंगे कि वो जिंदा कैसे हुआ है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, निर्वाणा सीकर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ग्रेट मॉन्क जो होते हैं वहां पर एक नए लड़के की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होता है जिसका नाम च्योनपुंग होता है और वो लड़का मर चुका था और अब यहाँ पर उसकी चिता के ऊपर बॉडी पड़ी होती है, लेकिन वहीं पर से वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तो च्योनपुंग जो होता है वहां पर नीचे उतरता है और उतरने के बाद अपने दोस्त डाइसान से कहता है कि तुम कहाँ पर भाग कर जा रहे हो, यहाँ पर आओ, आग बुझाने में मेरी मदद करो। लेकिन डाइसान जो होता है वो डर कर भाग रहा था क्योंकि वो यहाँ पर समझ रहा होता है कि ये गोस्ट है जो कि मरने के बाद जिंदा हो गया है। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में च्योनपुंग हो। तो वो कहता है तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है, मैं च्योनपुंग हूं, डाइसान जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। और साथ ही वो उसे कहता है कि मेरी बॉडी को यहाँ पर पट्टियों के अंदर क्यों लपेटा गया है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो उसे कहता है कि तुम क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही और तुम्हें पट्टियों के अंदर क्यों लपेटा गया है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मर गए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो च्योनपुंग उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी मेमोरीज चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं मरा कैसे था, तो क्या तुम मुझे बताओ कि मैं मरा कैसे था। तो डाइसान उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम वाकई में मर गए थे, मैंने खुद अपनी आंखों के साथ में मरते हुए देखा था। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हुआ हूँ। तो डाइसान उसे कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हुए हो। नेक्स्ट सीन जो होता है बाजार का दिखाया जाता है। तो ये लोग बाजार के अंदर से होते हैं, वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं ताकि वहां पर बैठकर खाना खा सके। तो हमारा च्योनपुंग उसे कहता है कि आप मुझे सारी बात बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो डाइसान उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या था। और साथ ही वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर मीट की कुकिंग का ऑर्डर दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर मीट खा सके। क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम तुम मीट ही खाना चाहते थे और मैंने तुम्हें मीट नहीं खिलाया था। च्योनपुंग उससे कहानी सुनता और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि एक ठग ने मेरी बॉडी के अंदर नाइफ घुसा दिया था जिसकी वजह से मैं मर गया था। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर ग्रेट ब्लैक गैंग का एक बंदा था जिसने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना नाइफ घुसाया था। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले हमारे ब्रोथल के अंदर, क्योंकि ये लोग एक वैश्या खाना के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो वहां पर कुछ मुश्किल हो गई थी, ब्लैक गैंग के लोग आ गए थे और वहां पर आने के बाद वो लोग जो थे वो कमीने आकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे और उन्हीं में से एक बंदे ने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना चाकू दंसा दिया था। तो वहां च्योनपुंग जो था अपने कपड़े खोलता, अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी जख्म का निशान नहीं है। तो डाइसान उसे कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसने अपना नाइफ जो तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी आंतें बाहर निकल आई थी, मैंने खुद तुम्हारी आंतों को उठाकर तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला था, एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका था, लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई दे रही है, कोई कट का निशान भी नहीं है। तो मां च्योनपुंग जो था वो हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मर गया और मेरे मरने के बाद तुम मुझे उठाकर वहां पर मेरा फ्यूनरल करने के लिए ले गए। तो डाइसान उसे कहता है कि नहीं, हमारे जैसे लोगों का फ्यूनरल कौन करता है, हम लोग तो बस यहाँ पर रिक्रूटेड गार्ड्स हैं जो कि अभी तक यहाँ पर अपनी ड्यूटी के पर पक्के भी नहीं हुए। तो ब्रोथल के ऑफिशियल गार्ड्स जो थे वो तो तुम्हें उठाकर कचरे में फेंकने वाले थे कि वहीं पर से तुम्हारी बॉडी को चील कर वे खा जाएंगे, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पक्के दोस्त हो इसी वजह से मैंने तुम्हारी बॉडी को वहां पर से चोरी किया और जाकर तुम्हारे लकड़ियां इकट्ठी की, मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे लगाकर मैंने लकड़ियां इकट्ठी की और फिर तुम्हें वहां पर डाल दिया ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके, इसी वजह से मैं वहां पर तुम्हें जला रहा था। तो हमारा जो च्योनपुंग होता है उसे कहता है कि वाकई में ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे सारी बात बताओ कि वहां पर हुआ क्या था, आखिर कोई यहाँ पर ऐसे आकर मुझे कैसे मार सकता है, कोई भी थग यहाँ पर आकर मुझे इस तरह से क्यों मारेगा कि उसने मेरी बॉडी के अंदर से मेरी आंतें बाहर निकाल दी। तो मैंने वहां पर फाइट बैक करने की कोशिश नहीं की थी। तो डाइसान उसे कहता है क्या तुम वाकई में सब कुछ भूल चुके हो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उस थग ने कोई रैंडम थग नहीं था जिसने तुम्हें मारा था, बल्कि उसने गुस्से में तुम्हें मारा था। और जहां पर जिस तरह से उसने तुम्हें मारा था उसने एक बार नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर कम से कम 15 से 20 बार स्टैब किया था। तुम्हारा च्योनपुंग जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर कहता है कि तुमने कहा कि अभी तक हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल गार्ड्स भी नहीं बने, यानी कि हम लोग सिर्फ रिक्रूटेड गार्ड्स हैं, तो फिर कोई ऐसा क्यों होगा जो कि
मेरी बॉडी के अंदर 20 से 25 बार अपना नाइफ दंसाने की कोशिश करेगा। तो हमारा डायसान उसे कहता है ये सब कुछ सोसो की वजह से हुआ है, क्या तुम्हें अपनी बहन याद है? तो वो कहता है सोसो कौन है? तो वो कहता है लगता है कि तुम अपनी बहन को भी भूल गए हो, तुम्हारी फैमिली में सिर्फ एक तुम्हारी बहन सोसो ही तो बची है। तुम्हारी बहन सोसो भी वहां पर ब्रोथल में काम करती है, वो वहां पर लोगों को एंटरटेन करती है, लेकिन उस दिन ब्लैक गैंग के कमीने लोग चाहते थे कि वो उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन तुम्हारी सोसो बहन ने मना कर दिया था। और जब तुमने वहां पर ये बात सुनी तो तुम्हें गुस्सा आ गया और इसी वजह से तुमने उन लोगों के साथ बहस की, जिसकी वजह से वो कमीने लोगों ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। जहां तक कि उस कमीने ने जिसके साथ तुमने बहस की थी उसने जानबूझकर तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी बार नाइफ को दंसाया था। तो हमारा च्योनपुंग जो होता है वो कहता है ये ग्रेट ब्लैक गैंग के कमीने लोगों ने, जिसका बंदे का नाम जिसने उसे मारा था उसका नाम योम च्योन होता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर फाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो असल में यहाँ पर ग्रेट मॉन्क जो है वो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर रीबॉर्न हुए हैं और फिलहाल के लिए इसे ये भी नहीं पता कि ये ग्रेट मॉन्क है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नई जिंदगी के अंदर यहाँ पर आया है, एक नए लड़के की बॉडी के अंदर नए तरीके से जिंदा हुआ है। तो इसे अपना कुछ भी याद नहीं है, ना ही यहाँ पर च्योनपुंग के साथ जो कुछ हुआ वो भी याद है। तो वो कहता है कि मेरी सिस्टर कहाँ पर है? तो उसे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर सेफ है, लेकिन उस कमीने योम च्योन ने उसे यहाँ पर काफी बुरी तरह से ट्रीट किया था, जिसकी वजह से तुमने उसके ऊपर अटैक किया था। ऐसा उसे कहता है कि वैसे तो तुम हमेशा काफी ज्यादा चिल्ड रहते हो, लेकिन जब तुम्हारी बहन सोसो की बात आती है तब तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो। और इसी के साथ ही वहां पर रेस्टोरेंट वाली आंटी आती है और आंटी आने के बाद से खाना देती है और कहती है तो तुम वाकई में जिंदा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी खुद तुम्हें मरते हुए देखा था। च्योनपुंग कहता है कि हाँ मैं अभी तक जिंदा हूं। तो आंटी उसे कहती है कि चलो शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, तुम यहाँ पर से रोजाना कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर आते हो, और अगर तुम मर जाते तो फिर मेरा कस्टमर कम हो जाता। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लेकर आई हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अब जल्दी से इसे खा लो, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। तुम्हारा च्योनपुंग जो होता है वहां पर से अपने डायसान के साथ बातें करने के बाद सीधा अपने फिजिशियन के पास जाता है, उस डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर ने इसको चेक किया था। तो डॉक्टर जब हमारे च्योनपुंग को वहां पर देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम तो ओरियोंग बिल्डिंग के गार्ड हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो वो कहता है जी डॉक्टर मैं वही हूँ, मेरा नाम च्योनपुंग है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम तो मर गए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। वहां पर 5 गार्ड्स मरे थे, ब्लैक गैंग के लोगों ने वहां पर 5 रिक्रूटेड गार्ड्स को मारा था, उनमें से तुम भी एक थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारी हालत बाकी सभी से बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि तुम उसी जगह के ऊपर ही मारे गए थे, जबकि उनमें से बाकी के 4 जो थे वो जख्मी थे। मैंने उनका थोड़ा बहुत इलाज भी किया था और ऊपर से तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैं च्योनपुंग उसे कहता है जी सर मैं मर गया था और मेरा दोस्त मुझे जलाने के लिए लेकर गया हुआ था, और वहीं पर चिता के ऊपर से मुझे होश आ गई और मैं उठकर बाहर निकल आया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। तो डॉक्टर कहता है ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैं वहां पर सीन के ऊपर पहुंचा था मुझे बुलाया गया था तुम्हारे जो बाकी के गार्ड साथी उनका इलाज करने के लिए। वहां पर आने के बाद मैंने देखा तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो कट्स लगे हुए हैं उनके अंदर से तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकल रही थी, तुम्हारा लिवर भी वहां पर बस पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और तुम वहीं पर दम तोड़ चुके थे। तो मां च्योनपुंग कहता है कि मुझे पता है कि मेरे दोस्त डायसान ने मुझे ऐसे ही बताया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। आप यहाँ पर देखकर बताएं कि क्या वाकई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था? और साथ ही वहां पर अपने कपड़े हटाता है, यानी अपनी चेस्ट उसे दिखाता है और उसे कहता है देखिए यहाँ पर तो कोई सिंगल स्क्रैच भी नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। तो डॉक्टर भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी को चेक करता है और कहता है ये तो वाकई में ऐसे लग रहा है जैसे कि कभी यहाँ पर कोई कट लगा ही ना हो। वो उसकी बॉडी के ऊपर टच करता है और कहता है कि तुम कोई भूत तो नहीं हो? नहीं तुम कोई भूत भी नहीं हो। फिर साथ ही उसकी पल्स को चेक करता है और कहता है तुम्हारी पल्स भी पूरी तरह से नॉर्मल है। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई मरने वाला दोबारा से जिंदा हो गया हो। डॉक्टर वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहता है अब तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर 1-2 खुराक बना देता हूँ, क्योंकि आज शाम के लिए और कल सुबह यहाँ पर दोबारा से इस मेडिसिन को खा लेना। तो च्योनपुंग कहता है मुझे मेडिसिन की क्या जरूरत है जब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि पैसे किसने मांगे है, तुम्हें पास यहाँ पर ठीक होना चाहिए, ये लो ये मेडिसिन लेकर जाओ। मैंने कहा तुम्हें मेडिसिन खानी है तो फिर मेडिसिन खानी है, 2 दिन मेडिसिन खाना और उसके बाद फिर मेरे पास चेकअप करवाने के लिए आना, क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम जिंदा कैसे हुए हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारे ग्रेट मॉन्क यहाँ पर च्योनपुंग की जिंदगी को गुजारेंगे और क्या यहाँ पर इस जिंदगी में वो निर्वाणा को हासिल कर पाएंगे या नहीं।